डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे वापस एक नई क्लास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट नंबर 14 लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर और बीएससी थर्ड ईयर के न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर चल रहा है। तो अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे। पार्ट नंबर 13 में अपन ने देखा था, अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे। साइक्लोट्रॉन का पूरा प्रोसेस अपन ने देख लिया था। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, दो डीज होते हैं, किस प्रकार अपन आयन को वहां से त्वरित करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने इसमें देखा था इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। थ्योरी एंड वर्किंग मैंने आपको बताया था, 3-4 अलग अलग फॉर्मूला आया था। एक था आया था आपके पास रेडियस का, R बराबर mv/qb। ओके, एक आया था आपके पास समय का, कितना समय लगेगा उसको, भाई उसको समय लगेगा πm/qb। ठीक, और एक आया था आपके पास साइक्लोट्रॉन आवर्ती, जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोट्रॉन आवर्ती, वो था आपके पास qb/2πm। ठीक, और एक आया था v मैक्सिमम, आयन का वेग क्या होगा, वो हो जाएगा qbr/m। ठीक है, और एक आया था आपके पास E का, एनर्जी कितनी मिलेगी, तो 1/2 q²b²r²/m। ठीक है, q²b²r²। और एक आया था 2π²f²m, 2π²f²r²m, ये आया था। तो ये सारे फॉर्मूले थे अपने पास, ये अलग अलग। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ही काम आएंगे, है ना। जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, इसमें एक तो आया साइक्लोट्रॉन की जो रेडियस, उस डी की रेडियस mv/qb। एक चक्कर पार करने में, एक डी को पार करने में जो समय लगेगा हो जाएगा स्मॉल t, इसी को बोलते हैं कैपिटल T/2 πm/qb। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि साइक्लोट्रॉन आवर्ती f बराबर कितनी हो जाएगी, qb/2πm, जो इसको अपन साइक्लोट्रॉन आवर्ती बोलते हैं। फिर जिस वेग से वो गतिशील होगा वो होगा qbr। यहाँ पर रेडियस स्मॉल r से धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि बार बार आपका आयन त्वरित हो रहा है, तो रेडियस स्मॉल r से कैपिटल R में चेंज हो जाती है, तो qbr/m। और जो एनर्जी मिलेगी उसको या तो ये हो सकता है, यह हो सकता है। ठीक है, तो अब ये इन दोनों फॉर्मूला है ना एनर्जी का, आप देखिए जहां पर वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं, तो मतलब निम्न वोल्टता में साइक्लोट्रॉन का मतलब ही क्या है कि बिना उच्च वोल्टता लगाए आयन को अपन त्वरित कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला दर्शा रहा है। आज अपन पढ़ेंगे इसमें चुंबकीय फॉर्मूले, जो मैग्नेटिक है ना, इसमें मैग्नेटिक बहुत शक्तिशाली लिया गया। साइक्लोट्रॉन को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के मध्य रखा गया, ये अपन ने देख लिया। ये बिल्कुल शक्तिशाली लिया गया ताकि अगर कोई आयन घूमता घूमता बाहर भी चला जाए उस सर्कल से, तो भी वो आयन, तो भी वो चुंबक उसको वापस अंदर भेज देती है। यही कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। इसी का एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन। तो चलो आइए अपन उसको करेंगे आज। इसी का है ना टॉपिक है ये कि साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन का प्रोसेस कैसे होता है। यस, इसी का टॉपिक हो जाएगा आपके पास कि साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन, है ना। मैग्नेटिक फोक्सिंग इन ए साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक फोक्सिंग इन ए साइक्लोट्रॉन। ओके भाई, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फोक्सिंग, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोक्सन, चुंबकीय फोक्सन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे हो जाएगा। तो अपन बनाते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, फिर इसको अपन समझेंगे कि ये अपने पास एक विशेष प्रकार की चुंबक है, ना। ये अपने पास एक विशेष प्रकार की चुंबक है। फिर सर्कुलेशन मोड के रूप में चुंबक कार्य कर रही हैं। ओके, और एक चुंबक भी आपकी ऐसे कैसे नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पर इस जगह, है ना। ये ना आप इसकी साइज बिल्कुल सेम बनाना है ना चुंबक की, ध्यान रखिएगा।
मेरे से क्या ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपको इसको साइज सेम रखनी है। ये हो गया। और इसमें आपका प्रोसेस ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा हल्का सा गैप लेना, और ज़्यादा हो गया, बीच में शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा और कम करेंगे अपन। यस, ठीक है, ये हो गया। और बीच में अपना कोई आयंस पड़ा हुआ है, ये इसकी सेंटर फोर्स हो गई, ठीक। और सेंटर में अपने पास 1 2 3 4 ये आयन जिसको अपने को त्वरित करना है, 1 2, ये है ना ऐसे सर्कुलर मोड में चल रहा है ना, 3 और 4, है ना। ये हो गया आपका 1 2 3 4। ओके, कंटिन्यू। सर्पिलाकार पथ में घूर्णन हो रहा है। और फिर इसके अंदर हो जाएगा आपके पास 3 आयन्स, इधर बता देते हैं अपन, है ना, फर्स्ट सेकंड नली के पास, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। इनके एरोज जो है वो एरोज इस प्रकार सेंटर में, ये आयन्स है ना, बिल्कुल सेंटर में लगेंगे ऐसे, इसकी तरफ गतिशील होते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, है ना, इसमें नहीं हो रहा है, ये आगे वाले में हो रहा है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाले में नहीं होगा, सेकंड वाले में। 1 2 और 3। ओके, ये है ना ऐसे सेंटर की ओर गतिशील होते हैं, ठीक है। ये आयन जो है ना, ये आयन आपके ऐसे तो दिक्कत है, डायग्राम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने। ये इसकी अक्स हो गई, और एक ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये आयन इधर की ओर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, बिल्कुल इस सेंटर वाली अक्स में। इसके चारों तरफ क्या होंगे, अपने आयन गतिशील होंगे, ठीक। ये इसका मध्य तल हो गया। और आप चाहो तो इसको डार्क कर सकते हैं ऐसे, चुंबक अपनी डार्क हो जाएगी ऐसे, है ना। आप इस चुंबक को ऐसे डार्क कर लीजिएगा। ओके, ये ऐसे अपनी चुंबक डार्क हो गई। है ना, इसी प्रकार ये भी डार्क हो गई अपनी, अंदर से डार्क कर रखी है चुंबक को, अपने मैग्नेट को, ताकि टॉपिक समझने में अपनी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में, है ना। ये इस प्रकार अंदर से डार्क, झूठ नहीं बड़ा बहुत से देखा, ये हो गया ना डार्क। ठीक, एक सिरा एस हो गया और एक सिरा क्या हो गया आपका एन हो गया। तो अपन इसको तो बताएंगे एस, इसको क्या बताएंगे अपन एन, है ना। और ये आपका मध्य तल हो गया। ये चुंबकीय फोक्शन इस प्रकार होता है ना, मैग्नेटिक फोक्सिंग, चुंबकीय फोक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य तल जहाँ पर आयन आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन इसको लिखना शुरू करते हैं ना, तब जाकर आपको सारी चीज़ें क्लियर रूप में समझ में आएगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है।
तो आइए डायग्राम ऐसे बनेगा कि साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सन, भाई दो होती चुंबकीय, यहाँ पर आपका सारा सिस्टम हो रहा है बीच में, ये आयन है ना, अगर इस मध्य तल से बाहर भी जा रही थी चुंबकीय फोर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पुनः इनको देखो ये एरो दिख रहा है अंदर की ओर लेकर आएगा। तो चलो आइए अपन इसमें शुरू करते हैं कि साइक्लोट्रॉन का उपरोक्त सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का उपरोक्त सिद्धांत तभी सत्य, साइक्लोट्रॉन का उपरोक्त सिद्धांत तभी सत्य माना जाएगा, तभी सत्य माना जाएगा, साइक्लोट्रॉन का उपरोक्त सिद्धांत तभी सत्य माना जाएगा जब आयन की सर्पिलाकार कक्षा, जब आयन की सर्पिलाकार कक्षा, जब आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुव की कक्षा, एक बार मैं लिख लेता हूं ना फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों NS के मध्य तल में स्थित हो, चुंबकीय ध्रुवों NS के मध्य तल में स्थित हो, कि साइक्लोट्रॉन की चुंबकीय ध्रुव क्या हो, NS के मध्य तल में स्थित हो, तथा आयन D1 व D2 के मध्य अंतराल को, तथा आयन D1 व D2 के मध्य अंतराल को, तथा आयन D1 व D2 के मध्य अंतराल को सही समय पार करे, सही समय पार करें, ठीक है, D1 और D2 के अंतराल को सही समय पार करें। फिर क्या होगा आगे, यदि आयन की सर्पिलाकार कक्षा, यदि आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो, साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो अब क्या होता है, अब अपन चल रहे उस पेन पॉइंट पर, ठीक है। एक बार अपना बोर्ड हो गया कंप्लीट, आप आइए इसको अपन समझ लेते हैं। आपको भी वैसे ऐसे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाने, ठीक है ना, तब जाके आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार नहीं बोलूंगा कि आप 2 या 3 बार जब तक इन चीज़ों को देखोगे नहीं आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है देखिए आप कि साइक्लोट्रॉन का उपरोक्त सिद्धांत, जो अपन ने कल सिद्धांत पढ़ा था, वो तभी सत्य माना जाएगा कि जब आयन की सर्पिलाकार कक्षा, आयन की जो सर्पिलाकार कक्षा है ना, आयन ऐसे कंटिन्यू घूमेगा डीज में, वो साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों NS के मध्य तल में हो, N और S इनके मध्य तल में हो, ठीक है, मध्य तल में स्थित हो, तथा आयन D1 व D2 के मध्य अंतराल को सही समय पार करे। ये D1 D2 दोनों डीज है ना, उनको कंटिन्यू घूमता हुआ सही समय पर पार करेगा। यदि आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो, अब मैंने क्या क्या लिखा कि अगर आयन की जो सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन का जो मध्य वाला तल है ना, इसमें नहीं होता है तो फिर क्या होगा आगे देखिए आप, इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा कि यदि आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो, अब आइए वापस मिटा रहा हूं इसको, अब क्या होगा अपने पास आगे, साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो क्या सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा
तब आयन त्वरित होकर डी की दीवारों से तब आयन त्वरित होकर डी की दीवारों से टकराकर बेकार हो जाएंगे। डी की दीवारों से टकराकर क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। डी की दीवारों से टकराकर बेकार हो जाएंगे। कब होगी ये सिचुएशन? ये सिचुएशन कब आएगी कि यदि आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के सेंटर में, यहां पर नो, आयन की सर्पिलाकार कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो तो आयन क्या होगा? त्वरित तो हो रहा है क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो डी की दीवारों से टकराकर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, अपने कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो डी की दीवारों से टकराकर बेकार हो जाएंगे और साइक्लोट्रॉन से बाहर आने वाली आयन पुंज में इनका कोई योगदान नहीं होगा। आयन पुंज में इनका कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है भाई, साइक्लोट्रॉन से बाहर आने वाली आयन पुंज जो भी होगा, इनमें इनका कोई योगदान नहीं होगा। इसे कम करने के लिए साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों की बनावट इसे कम करने के लिए साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों की बनावट इस प्रकार ली जाती है कि साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों की बनावट इस प्रकार ली जाती हैं कि जिन आयनों की कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो, साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो, जिन आयनों की कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो, वह भी डायग्राम देख लिया, ऐसे होगा। ये है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना हो जिसको अंदर की तरफ भेजेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, थोड़ा इधर लिखूंगा मैं, वह भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहे बल से मध्य तल में आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहे बल से मध्य तल में आ जाए। इस क्रिया को चुंबकीय फोर्सन कहते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। इस क्रिया को चुंबकीय फोर्सन कहते हैं। चुंबकीय फोर्सन
इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, चुंबकीय फोर्सेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका चुंबकीय फोर्सेशन प्रोसेस। देखो यूनिट थर्ड जो आपके है और पूरी थ्योरेटिकल रूप में ही है, सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक है, उसकी बनावट विथ डायग्राम, फिर थोड़ा बहुत सिद्धांत कार्य प्रणाली, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आता है। तो इसलिए अपने को पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी लिखना है बहुत जरूरी, तब जाके नंबर मिलेंगे। और थ्योरी में बिल्कुल आपको काट छाट के वही चीज़ें लिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसमें ले ही नहीं रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पढ़ने लायक है। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर जो इसके पहले वाला बोर्ड में अपने पास लिखा हुआ था कि जब आयन की कक्षा सर्पिलाकार पथ में ना हो, है ना, जब आयन की कक्षा सर्पिलाकार पथ में ना हो तब क्या हो जाएगा कि तब आयन त्वरित होकर डी की दीवारों से टकरा कर क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। आयन त्वरित होकर डी की दीवारों से टकराएंगे और बेकार हो जाएंगे। और साइक्लोट्रॉन से बाहर आने वाली आयन पुंज, जब वो आयन पुंज बाहर निकलेगा तो इनमें इनका कोई योगदान नहीं होगा, कुल मिलाकर उनकी कोई एनर्जी यहाँ पर होगी ही नहीं। और इसे कम करने के लिए, मतलब अगर कोई आपका आयन बाहर नहीं जाए तो इसे कम करने के लिए साइक्लोट्रॉन के चुंबकीय ध्रुवों की बनावट इस प्रकार की जाती है ना। अभी अपन डायग्राम देखा, चुंबकीय ध्रुव की बनावट इस प्रकार की जाती है कि जिन आयनों की कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में स्थित नहीं हो। क्या लिखा हुआ है? जिन आयनों की कक्षा साइक्लोट्रॉन के मध्य तल में, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं हो, तो वह भी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वह भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहे बल, जो लोरेंज बल पढ़ा था अपन, लोरेंज फोर्स, कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहे बल से मध्य तल में आ जाए। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय फोर्सेशन कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा और एक पार्ट है जो अपन इसको कर लेते हैं कि यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा और लिखना है ना, इसको मिटा दे। चुंबकीय फोर्सेशन में क्या हो जाएगा, बस आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही आंसर देना है, तब जाकर अपने को कंप्लीटेड नंबर मिलेंगे, है ना। बिल्कुल देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि वास्तव में क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना, ये चीज़ें। तो अब अपन देखेंगे इसके लिए इसी का आगे है ना, आप चाहो तो यहीं लिखो, इसके लिए चुंबकीय ध्रुवों को, इसके लिए चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार बनाया जाता है ना। इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसके ध्रुव को इस प्रकार बनाया जाता है कि चुंबकीय ध्रुवों के सिरों पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं के सिरों पर चुंबकीय बल रेखाएं, उसके सिरे जो है ना उस पर क्या हो, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर वक्र हो। चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की और वक्र हो, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो आपकी, बाहर की ओर जो वक्र बनता है ना उसके अनुसार हो। और फिर आगे क्या हो जाएगा, इन बल रेखाओं के कारण, इन बल रेखाओं के कारण आयनों पर अंदर की ओर, इन बल रेखाओं के कारण आयनों पर क्या हो रहा है, जो आपका आयन्स है ना वहां पर मूविंग हो रहे, कंटिन्यू मूविंग हो रहे, तो उस पर क्या हो जाएगा, आयनों पर अंदर की ओर एक त्रिज्यीय बल लगेगा, रेडियल फोर्स, एक त्रिज्यीय बल लगता है, रेडियल फोर्स लगेगा, है ना। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक रेडियल फोर्स लगेगा, रेडियल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं, त्रिज्यीय बल लगता है, जिससे वे अपने तल में बने रहते हैं, वे अपने तल में, जो आयन है ना अपने तल में बने रहेंगे, वे अपने तल में
बने रहते हैं। ठीक है, आयंस क्या होंगे यहाँ पर, आयंस कंटिन्यू उस तल के अंदर, उस पार्ट के अंदर क्या होंगे, बने रहेंगे। यही चीज यहाँ पर है। एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। फिर इसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा अपने पास सिचुएशन। लेकिन जो आयन मध्य तल के, लेकिन जो आयन मध्य तल के ऊपर या नीचे होता है, है ना, लेकिन जो आयन मध्य तल के ऊपर या नीचे होता है, उन पर त्रिज्यीय बल के अलावा एक ऊर्ध्वाधर उन पर त्रिज्यीय बल के अलावा एक ऊर्ध्वाधर बल घटक भी लगने लगता है। बल घटक भी लगने लगता है। ठीक है, आइए चलो अपन इसको एक बार समझते हैं कि अपन ने क्या देखा कि चुंबकीय फोर्सेशन की क्रिया अपन ने पढ़ ली कि जब भी कोई आयन उस सर्पिलाकार पथ से बाहर जाएगा तो जो मैग्नेटिक डाइपोल जो बने हुए हैं वो इस प्रकार बने हुए हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और पुनः आपका आयन क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे। ये अपन ने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इसके लिए चुंबकीय ध्रुवों को इस प्रकार बनाया जाता है, जो इसके चुंबकीय ध्रुव बन रहे ना उसको इस प्रकार बनाया जाता है कि चुंबकीय ध्रुवों के सिरों पर चुंबकीय बल देखा है बाहर की ओर वक्र हो। ये ऐसे आप समझिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, पहले हो गया अपने पास, है ना। अभी मैंने डायग्राम देखा ना, डायग्राम कैसा था आपका डायग्राम इस प्रकार बन रहा था कि ये अपने पास चुंबक थी ऐसे, ठीक है, ये अपने पास चुंबक थी और यहाँ पर ये आपका इसका मध्य तल हो गया ऐसे, ठीक, और ये चुंबकीय बल रेखा है इस प्रकार बाहर की ओर, है ना, ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे बाहर की ओर वक्र किए हुए। यहाँ पर आपके आयंस हो जाएंगे जैसे, है ना, ये आयंस हो जाएंगे और ये इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जो एक कर्व के रूप में इस प्रकार बनी होती है। ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाएं एक कर्व के रूप में बाहर की ओर इसका सेटअप होता है। यही चीज अपन समझ रहे हैं। तो देखा, बाहर की ओर वक्र हैं, इन बल रेखाओं के कारण आयनों पर अंदर की ओर एक त्रिज्यीय बल लगता है ऐसा इस प्रकार अपन ने देखा। ये त्रिज्यीय बल ऐसा हो गया, डी के चारों तरफ, ये डी इसके चारों तरफ त्रिज्यीय बल लग रहा है। त्रिज्यीय बल लगता है जिससे वे अपने तल में बने रहते हैं। अपने तल में क्या होते हैं, आयन बने रहते हैं, इस साइक्लोट्रॉन के अंदर बाहर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि लेकिन जो आयन मध्य तल के ऊपर या नीचे होता है उन पर त्रिज्यीय बल के अलावा एक ऊर्ध्वाधर बल घटक भी, कभी कभी ऊपर नीचे होता है ना, इधर से एक ऊर्ध्वाधर बल घटक ऐसे, हालांकि अपन उसको डायग्राम में शो नहीं करते हैं। कुछ आयन ऐसे होते हैं, बहुत ही कम रेयर केस में कुछ ऐसे आयन होंगे जो इसके मध्य तल से ऊपर नीचे होंगे, तो उस पर त्रिज्यीय बल के अलावा एक ऊर्ध्वाधर बल घटक भी लगेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो आयन आपका पूरा सेंटर के अंदर ही घूमेगा, है ना, मध्य तल की ओर लाता है। जो इन आयनों को, ये लिखा ना, एक ऊर्ध्वाधर बल घटक भी लगने लगता है जो इन आयनों को मध्य तल की ओर लाता है। इन आयनों को, ये जो आयन से उनको सेंटर में लेकर आएगा, इन आयनों को मध्य तल की ओर लाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी चीज। ऊपर होंगे तो भी एक ऊर्ध्वाधर बल घटक लगेगा और आयनों को वापस अंदर की ओर लेके आएगा, और इधर उधर होंगे तो क्या लगेगा, त्रिज्यीय बल लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र के कारण, इस प्रकार का जो एरिया है वो पूरा एरिया है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आयनों का मध्य तल में फोर्सेशन हो जाता है। आयनों का मध्य तल में फोर्सेशन, आयनों का मध्य तल में फोर्सेशन हो जाता है। ये आपका कंप्लीट बिल्कुल जो आपको वास्तव में लाइनें लिखनी है वही मैंने आपको यहाँ पर लिखी है ना, एक्स्ट्रा अपन ने कुछ भी नहीं जोड़ा है। वास्तव में जिन लाइनों की जरूरत है वही अपन ने यहाँ पर देखी है और आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है
है ना, ध्यान से देखिएगा। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सेशन कैसे होता है, सारी चीज़ें हैं। और ऊर्ध्वाधर बल घटक लगेगा जो इन आयनों को मध्य तल की ओर लाता है, और इस प्रकार के क्षेत्र के कारण आयनों का मध्य तल में क्या हो जाता है, फोर्सेशन हो जाता है, फोकसिंग हो जाता है। यही पूरी घटना साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सेशन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा इस साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सेशन कैसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर कैसे देना है, ये भी सारी चीज़ें पूरा विद डायग्राम और ये थ्योरेटिकल टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आइए एक और टॉपिक बचा उसका, वो भी कर लेते हैं अपन। इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है उसको अपन पढ़े। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या होगी इसको अपन देखेंगे। यस, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। सीमाएं क्या क्या हो जाएगी अपने पास, टॉपिक हो जाएगा अपना कि साइक्लोट्रॉन की अदक्षता, इसी का नाम है साइक्लोट्रॉन की अदक्षता। साइक्लोट्रॉन की अदक्षता, इनएफिशिएंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, है ना। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे इनएफिशिएंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, या यही आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले साइक्लोट्रॉन की सीमाएं बताए तो भी आपको ये आंसर देना है ना, अदक्षता, इनएफिशिएंसी, है ना। ध्यान रखिएगा, यही होगा। इनएफिशिएंसी पढ़िए चाहे लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, एक ही बात है। कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिस वजह से साइक्लोट्रॉन भी यहाँ पर पूरा यूज में नहीं आ पाया। उसका रीजन ये रहा कि साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या है कि दोनों जो डीज बने हैं उसके अंदर आयन कंटिन्यूस घूमना चाहिए, लेकिन फिक्स टाइम में वो नहीं घूम पाता है, कहीं बीच में रुक गया या वापस कहीं पे फास्ट चल गया, ये सारी सीमाएं यहाँ पर रह गई, या इसी को अपन बोलेंगे अदक्षता। तो अपन इसमें देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत बिल्कुल आपको ऐसा कैसे आंसर देना है ना जो मैं बता रहा हूं। फिर साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयन की ऊर्जा का मान, साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयन की ऊर्जा का मान, साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयन की ऊर्जा का मान द्रव्यमान के वेग पर निर्भरता के कारण, द्रव्यमान के वेग पर निर्भरता के कारण, द्रव्यमान के वेग पर निर्भरता के कारण बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है, बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है, बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसका भी पर्टिकुलर रीजन है आपके पास, बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि क्योंकि आइंस्टीन के मास वेलोसिटी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान वेग संबंध सूत्र से क्या होता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान और वेग सूत्र पढ़ा हुआ अपन ने कि m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², ये होता है। एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ये होता है। अब इसमें क्या होगा आप देखिएगा कि अपने को पता है कि अतः अपने पास आया हुआ है आयन का कोणीय वेग कितना आया हुआ अपने पास, अतः आयन का कोणीय वेग जो अपन निकाला था ना, ओमेगा बराबर QB/m। पीछे देखिएगा आप, ओमेगा बराबर क्या आया हुआ है, QB/m, जहाँ पर Q उसका चार्ज है, B चुंबकीय क्षेत्र है, अपॉन m। अगर आप ये मान पुट करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोणीय वेग। आपके पास कोणीय वेग हो जाएगा W बराबर QB/m का मान रखेंगे तो m0 √1 माइनस v²/c²। अब अपन इस फॉर्मूले से देखेंगे, सारी लिमिटेशन है ना, अपन इस फॉर्मूले से लिखेंगे। कैसे कि
क्या देखा अपन ने कि देखिए आप साइक्लोट्रॉन की अदक्षता इन इफिशियंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन या लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयन की ऊर्जा का मान, जो आयन निर्गत हो रहा है उसकी ऊर्जा का मान द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता। द्रव्यमान किस पे डिपेंड कर रहा है? वेग पर। ये आइंस्टीन का है ना मास ऊर्जा संबंध, आपने देखा है कि द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता के कारण बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस मान को अपन पर्टिकुलर फिक्स लिमिट के अंदर ही बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ये रहा, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिर अपन ने देखा कि आयन का जो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? QB अपॉन m। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत में देखना आया हुआ है, यहाँ पर मैंने m का मान रख दिया, तो आपके पास क्या हो गया? ओमेगा बराबर QB m0, और ये मान ऊपर चला जाएगा। अब इससे अपन स्पष्ट करेंगे, तो अपन लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि इस फॉर्मूले से है ना कि इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ता है, जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ता है, वैसे वैसे, एक बार लिख लेता हूँ ना मैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा, ये अलग से ध्यान से रखिए ना। जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कोणीय वेग का मान घटता जाता है, कोणीय वेग का मान घटता जाता है। फिर क्या हो जाएगा? आयन का वेग बढ़ेगा, कोणीय वेग का मान घटता जाता है, अर्थात अर्धचक्र लगाने के लिए, अर्थात अर्धचक्र लगाने के लिए आयन अधिक समय लेगा, है ना। अर्थात अर्धचक्र लगाने के लिए आयन क्या होगा? ज्यादा समय लेगा, इसलिए आयन डी के मध्य गैप पर सही समय नहीं पहुंच पाएगा, मध्य गैप पर सही समय नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इसलिए आयन क्या हो जाएगा? डी के मध्य गैप पर सही समय नहीं पहुंच पाएगा, और गैप पर आयन त्वरित नहीं हो पाएगा, और गैप पर आयन त्वरित नहीं हो पाएगा, गैप पर आयन त्वरित नहीं हो पाएगा। ठीक, चलो आइए इसको एक बार अपन वापस समझते हैं क्या चीज़ हो रही है अपने सामने। कि अपन ने देखा कि जो सामने है ना चीज़ें लिखी हुई, उसको अपन ने ध्यान से देखा कि साइक्लोट्रॉन से निर्गत आयन की ऊर्जा का मान द्रव्यमान के वेग पर निर्भरता के कारण, द्रव्यमान वेग निर्भरता के कारण इसको बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो आपको पता है आइंस्टीन का द्रव्यमान वेग संबंध ये होता है। फिर अपन ने देखा आयन का कोणीय वेग क्यों निकाला? आपको पता, जब एक रेखा में गमन करता है तो उसका रेखीय वेग होता है v, लेकिन जब गोल यानी घूर्णन गति कर रहा तो उसका वेग कौन सा आ जाता है? कोणीय वेग ही होगा आयन का। तो यहाँ पर आयन का कौन सा हो जाएगा? कोणीय वेग। तो आयन का कोणीय वेग का फॉर्मूला है अपने पास W बराबर ओमेगा बराबर QB अपॉन m। इज इट क्लियर? अब आपको पता m का मान ये रख दिया, आपके पास क्या हो गया? QB अपॉन m0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब आप एक चीज देखिए, अपन जैसे जैसे वेग बढ़ाएंगे, आयन का वेग तो v है, लेकिन आयन जिस सर्कुलर कार पथ में गति कर रहा है उसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे जैसे अपन वेग बढ़ाएंगे, अब आप एक चीज ध्यान रखिए, v बढ़ेगा तो इसका मतलब ये कम होगा। आप जानते हो जनरली W क्या हो जाएगा? कोणीय वेग उसका कम हो जाएगा। तो ये चीज आपके लिखी हुई सामने कि इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे
2 बार है ना। जैसे जैसे आयन का वेग बढ़ता है वैसे वैसे कोणीय वेग का मान घटता जाता है ना, वैसे वैसे कोणीय वेग का मान घटता जाता है। अर्थात अर्ध चक्कर लगाने के लिए आयन अधिक समय लेगा, जो t/2 समय है ना उसे भी ज्यादा लेगा। इसलिए आयन डी के मध्य गैप पर, जो दोनों डी है ना उसके मध्य गैप पर सही समय नहीं पहुंच पाएगा, और गैप पर आयन त्वरित नहीं हो पाएगा। मतलब त्वरित तो होगा लेकिन जो उसको एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। बस यही सारी चीजें इसके अंदर होगी, है ना। त्वरित पर आयन, अब लास्ट में लिख देंगे अपन कि इस कारण साइक्लोट्रॉन द्वारा, एक लाइन और लिखनी लास्ट में, ये पूरा हो गया, ये लाइन लिखी, ये लिखी, फिर ये, और एक लाइन और लिखनी अपने को कि इस कारण साइक्लोट्रॉन द्वारा, इस कारण साइक्लोट्रॉन द्वारा, इस कारण साइक्लोट्रॉन द्वारा आयनों की ऊर्जा में, आयनों की ऊर्जा में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। आयनों की ऊर्जा में अधिक वृद्धि, ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, है ना, अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। ये आपका कंप्लीट टॉपिक, ठीक है ना। लास्ट में ये और लिख लेंगे आप कि साइक्लोट्रॉन द्वारा आयनों की एनर्जी में तो वृद्धि करेंगे, एनर्जी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सन और साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। आप इनको ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। जो भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। जब आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाओगे इसके, फिर इन चीज़ों को समझोगे ना 2 या 3 बार, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो आपका साइक्लोट्रॉन अब लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे इसके न्यूमेरिकल, अगले वाला पार्ट लेकर आएंगे ना। मैंने आपको बताया था ना इसमें 4-5 फॉर्मूले बन रहे हैं, तो कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो आज के क्वेश्चन हो जाएंगे आपको कि साइक्लोट्रॉन में, क्वेश्चन नंबर 1, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सन को समझाइए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फोर्सन को समझाइए, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, साइक्लोट्रॉन की सीमाओं की विवेचना कीजिए। साइक्लोट्रॉन की सीमाओं की विवेचना कीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका जाएगा कि सीमाओं की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप कंप्लीटेड कीजिएगा और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।